हेलो एवरीवन, आप सभी का मैथ स्टॉक के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यूरोप में राष्ट्रवाद। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग एक बार नीचे डिस्क्रिप्शन चेक कर लेंगे, वहां आपको सारे प्लेलिस्ट तथा टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वीडियो के ऊपर एक आइकन दिखेगा, उसे जब आप प्रेस करेंगे तो वहाँ भी कुछ प्लेलिस्ट तथा वीडियो का लिंक मिल जाएंगे। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखें, यदि पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हों सब्सक्राइब कर लें। तो बिना देर किए हुए हम लोग शुरू करते हैं यूरोप में राष्ट्रवाद। तो यूरोप में राष्ट्रवाद, सबसे पहले हम लोग राष्ट्रवाद के बारे में जान लेते हैं कि राष्ट्रवाद होता क्या है। क्या राष्ट्रवाद होता क्या है? तो राष्ट्रवाद, एक बात समझ रहे हैं, राष्ट्रवाद जिस चीज़ में वाद लग जाता है, जैसे कि नारीवाद, निरंकुशवाद, तो उसके प्रति जो होता है उसका लगाव होता है। क्या होता है? वाद का मतलब वही चीज़ होता है। अब देखिए, सबसे पहले तो राष्ट्रवाद समझ लेते हैं। अब देखिए, दिल में जो कहते हैं राष्ट्रीयता की भावना, हम इंडियन हैं, हम बिहारी हैं, तो राष्ट्र के प्रति जो लगाव हो गया, ठीक है। और लगाव, अब किस तरह का लगाव होता है राष्ट्र के प्रति, उसको हम लोग समझते हैं सिर्फ लगाव कहें तो आपको समझ में नहीं आएगी। चलिए आपको बताता हूँ। लगाव का मतलब होता है प्रेम भाव, या जिसके प्रति हमें अगर कुछ बुरा हो तो उसके लिए दुख होना, कुछ अच्छा हो तो खुशी होना, इसी को लगाव कहते हैं। जैसे कि हमारे माँ को हमारे साथ होता है, बेटा खाया कि नहीं खाया, या हम चोट लग जाता है हमें तो माँ पूछती है ना कि हमें चोट कैसे लग गया। उसी तरह हमें हमारे राष्ट्र के अच्छा बुरा को सोचने के लिए जो राष्ट्र के प्रति लगन होता है उसे हम राष्ट्रवाद कहते हैं। और इसमें राष्ट्रवाद में एक और बात आती है कि राष्ट्रीय एकता की बात आती है। राष्ट्र के विकास के लिए या राष्ट्र के अच्छे के लिए जब एकजुट हो जाते हैं, एकता बनाते हैं, तो वो भी एक तरह का राष्ट्रवाद ही होता है। तो राष्ट्रवाद जो होता है, आप लोग इतना से समझ गए होंगे कि राष्ट्र के प्रति प्रेम भाव लगाव जो हो गया उसको क्या कहते हैं? राष्ट्रवाद कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। राष्ट्रवाद तो समझ गए। राष्ट्रवाद का जो है सबसे पहले बीजारोपण जो है, राष्ट्रवाद का सबसे पहले बीजारोपण जो है यूरोप के पुनर्जागरण में हुआ था। ठीक है, लेकिन आधुनिक रूप से पूरे जोर शोर से अगर माना जाए तो राष्ट्रवाद का उदय जो है कहाँ हुआ था? फ्रांस में हुआ था। यह भी यूरोपीय महादेश में आता है, लेकिन फ्रांस में हुआ था। अब फ्रांस में राष्ट्रवाद मतलब कब पनपा था? तो 1789 में पनपा था। कब पनपा था? तो 1789 में पनपा था यूरोप में, फ्रांस में। फ्रांसीसी क्रांति के फलस्वरूप जो है ये राष्ट्रवाद पूरी तरह जो है आधुनिक राष्ट्रवाद का, वहाँ से मान लेते हैं कि मूल रूप से जो है विश्व स्तर पर फैला राष्ट्रवाद या राष्ट्रीयता। ठीक है। अब देखिए, राष्ट्रवाद के विकास में सहायक तत्व। तो अब राष्ट्रवाद का विकास कैसे हुआ? देखिए, कोई भी जगह जैसे राष्ट्रवाद का विकास होना होता है तो सबसे पहले क्या होता है, वहाँ की आम पब्लिक हो गया, जनता हो गया, जो उसको देश के प्रति लगाव हो जाता है, और लगाव होने के बाद वो देश के अच्छा करने के लिए कुछ सोचता है। ठीक है, राष्ट्र को बचाने के लिए या राष्ट्र की भला के लिए। तो ये हो गया राष्ट्रवाद। तो राष्ट्रवाद का विकास किस तरह से हुआ और इसमें सहायक तत्व कौन कौन से है हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, यूरोप में जो राष्ट्रवाद का विकास हुआ था पुनर्जागरण के परिणाम स्वरूप उत्पन्न परिस्थितियां की वजह से हुआ। अब पुनर्जागरण मतलब क्या होता है? फ्रांसीसी पुनर्जागरण जो होता है एक तरह से फ्रांस का फिर से पुनर्जन्म होना, और वहाँ के लोग क्या हो गए? जागृत हो गए, और राजतंत्र जो जिस तरह से वहाँ चल रहा था उसको जो है लोकतंत्र में बदलने के लिए वहाँ की परिस्थितियाँ जो है वैसा हो गया। तब लोग जो है जागरूक हो गए, उसके प्रति क्या हो गए? जागरूक हो गए। अब फ्रांसीसी क्रांति के आदर्श, उस क्रांति के बाद कुछ आदर्श बने थे जिसके वजह से जो है राष्ट्रवाद पनपा। नेपोलियन का सैन्य अभियान एवं प्रशासनिक व्यवस्था, उसका जो सैन्य अभियान था और प्रशासनिक व्यवस्था जो किया गया था, इसलिए हम ज़्यादा डिटेल और ज़्यादा लंबा वीडियो तो बना नहीं सकते हैं। आपको पता है कि एग्ज़ाम के लिए काफ़ी कम समय है, और जो बोर्ड एग्ज़ाम में प्रश्न आएंगे जिस तरह के, उस हिसाब से हम आपका डाउट क्लियर कर रहे हैं। और लास्ट में जो आपको 50% जो होता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हर चैप्टर के बाद मैं उसका ऑब्जेक्टिव और 1 नंबर वाले प्रश्न को आसानी से मतलब अच्छे से करा दूंगा, और टेलीग्राम चैनल पे आपको जो है सब्जेक्टिव का भी PDF डाल दूंगा जिससे आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं। मध्य वर्ग का उदय एवं उदारवादी सोच। अब मध्य वर्ग जो है हमेशा से क्या हुआ? मध्य और निचले वर्ग को जो है
दबा दिया जाता था राजतंत्र में। लेकिन उनकी उदारवादी सोच की वजह से, उदारवादी सोच क्या होता है, दो तरह की सोच होती है, एक उग्रवादी और एक उदारवादी। उदारवादी सोच का मतलब होता है कि हम लोग के दिल में जो है शांतिपूर्वक किसी देश के क्या किसी भी हक के लिए लड़ाई करना उदारवादी सोच होता है, ठीक है। और उग्रवादी आप तो जानते हैं, अशांति ढंग से या हिंसा करके हम अपनी मतलब मांग को या अपने हक के लिए लड़े, तो वो उग्रवादी होता है। चलिए आगे, तत्कालीन सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिवेश। अब देखिए, तत्कालीन मतलब जो इमरजेंसी वहाँ की तत्काल स्थिति था, वहाँ का सामाजिक एवं संस्कृति में जो वहाँ का माहौल का फ़र्क पड़ा था, जिसकी वजह से वहाँ क्या हुआ, राष्ट्रवाद पनपा था। आगे चलते हैं, मेटरनिख का प्रतिक्रियावादी नीति। क्या, मेटरनिख का प्रतिक्रियावादी नीति, ठीक है। और मेटरनिख जो है इसके प्रति जो प्रतिक्रिया दिखाई था और उसके प्रति जो नीति बनाई, उसका भी प्रभाव पड़ा, जिस वजह से राष्ट्रवाद के विकास में ये सब जो है सहायक दिए थे। ये प्रश्न जब भी पूछेगा राष्ट्रवाद के विकास में सहायक तत्व का, कि कई बार एग्जाम में पूछा है और लगभग एक साल बीच करके पूछ ही देता है ये प्रश्न। या ऐसे ना पूछे घुमा के पूछ दे, लेकिन मतलब वही होता है। तो ये प्रश्न आपके 5 नंबर, 3 नंबर या 4 नंबर में डेफिनेटली पूछेगा, राष्ट्रवाद के विकास में सहायक तत्व कौन कौन से थे। तो आपको ये 6 में से 5 भी आप याद रख लेते हैं, या अपना मन से भी कुछ इस तरह के लिख देते हैं, तो आपको नंबर पूरी तरह मिलेगा। राष्ट्रवाद के चेतना का परिणाम हम लोग पढ़ेंगे अभी, जिसमें कि हम लोग 1830 की जुलाई की क्रांति पढ़ेंगे और 1848 की क्रांति को पढ़ेंगे। राष्ट्रवाद की चेतना के परिणाम के फलस्वरूप जो है ये 2 क्रांति हुआ था, 1830 की क्रांति और 1848 की क्रांति। आगे पढ़ते हैं, राष्ट्रीय चेतना का परिणाम क्या हुआ। तो राष्ट्रीय चेतना का परिणाम में सबसे पहली घटना घटी 1830 की जुलाई क्रांति। और 1830 की जुलाई क्रांति में कारण क्या था और परिणाम क्या हुआ। तो कारण क्या था, 1800 जुलाई की क्रांति क्यों हुआ, मतलब कारण तो वही हो गया, क्यों हुआ। तो आपसे पूछेगा 1830 की जुलाई की क्रांति क्यों हुआ, तो आप लिख देना, मेटरनिख की प्रतिक्रियावादी नीति, चार्ल्स दशम एवं पोलैंडिक का निरंकुश शासन। अब निरंकुश यहाँ एक शब्द आया, निरंकुश का मतलब जिस पर कोई तरह के अंकुश न हो, उसको क्या कहते हैं, निरंकुश कहते हैं। उदारवादियों एवं अभिजात्य वर्गीय व्यवस्था का विरोध। अब देखिए, इन 3 कारणों से जो है जुलाई की क्रांति हुआ था। मेटरनिख की प्रतिक्रियावादी नीति, चार्ल्स दशम एवं पोलैंडिक का निरंकुश शासन, उदारवादी द्वारा अभिजात्य वर्गीय व्यवस्था का विरोध, ठीक है। अब देखिए इसका परिणाम क्या हुआ, इसको हम लोग जान लेते हैं। तो परिणाम जो है, परिणाम में हुआ था लुई फिलिप शासक बना और चार्ल्स दशम जो है इंग्लैंड पलायन किया। परिणाम क्या हुआ, इसके जुलाई क्रांति के बाद क्या हुआ, जुलाई क्रांति के दौरान अंतिम क्षणों में लुई फिलिप जो है वहाँ का शासक बन गया और चार्ल्स दशम जो वहाँ का पहले से शासक था वह इंग्लैंड के लिए पलायन कर गया, मतलब इंग्लैंड चला गया। अगला है उदारवादी एवं संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हो गया। देखिए उसके बाद वहाँ जो है जो निरंकुशवाद था, निरंकुश शासन था, उसमें क्या हो गया, उदारवादी एवं संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हो गया, ठीक है। मेटरनिख व्यवस्था को चुनौती मिल गई, ठीक है। राजशाही एवं चर्च के प्रभाव को चुनौती मिला। तो ये इनके परिणाम थे, 4 परिणाम और 3 कारणों की वजह से जो है जुलाई क्रांति में मुख्यतः, ऐसे तो बहुत सारे कारण हैं, लेकिन जब आपको लिखना पड़ेगा 1830 की जुलाई क्रांति के कारण और परिणाम को लिखे, जब 4 नंबर या 3 नंबर या इससे जुड़े हुए कुछ भी एक प्रश्न आपको पूछ सकते हैं। मैं ऑब्जेक्टिव को ज़्यादा से ज़्यादा कराऊंगा, इतना नहीं एनसीईआरटी या गेस्ट पेपर हो उससे भी ज़्यादा, जितना ज़्यादा बन सके उतना मैं करा दूंगा उसका। और आगे हम लोग पढ़ेंगे 1848 की क्रांति को। पढ़ते हैं 1848 की क्रांति जो है राष्ट्रीय चेतना का परिणाम का दूसरा जो है घटना घटी थी 1848 की क्रांति, ठीक है। तो कारण क्या था 1848 की क्रांति के, तो लुई फिलिप का कमज़ोर एवं उदारवादी नीति के वजह से जो है 1848 की क्रांति हुई थी। असफल वैदेशिक नीति जो बनाई गई थी उसकी वजह से ये असफल रहा। और एक और बड़े कारण थे भुखमरी एवं बेरोजगारी, इसकी वजह से भी है जो 1848 की क्रांति हो गई थी, जन क्रांति। आगे चलते हैं, इसके परिणाम क्या हुए। जब क्रांति हुए तो कारण तो हम लोग जान लिए, लेकिन अंतिम जो है इसका परिणाम क्या हुआ। तो परिणाम हुआ पुरातन व्यवस्था का अंत एवं द्वितीय गणराज्य की स्थापना हुआ।
पुरातन व्यवस्था जो चल रही थी उसका अंत हो गया और दूसरे गणराज्य की स्थापना हुआ। अब देखिए इसमें क्या हुआ, जब द्वितीय गणराज्य की स्थापना हुआ तो नेपोलियन तृतीय फ्रांस का सम्राट बन गया। क्या हुआ, नेपोलियन तृतीय जो है फ्रांस का सम्राट बना। ये कब बना था, तो 1848 की क्रांति के दौरान बना था, आपको याद रखना है। तीसरा है इटली एवं जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया का प्रारंभ हो गया था। जब 1848 की क्रांति हुआ तो इटली और जर्मनी की एकीकरण की प्रक्रिया जो है वो प्रारंभ हो गई थी और इसके बाद जो है वो दोनों की एकीकरण शुरू हो गया था। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपके आज के ये वीडियो जो है आपको पसंद आया होगा और यूजफुल होगा। तो दोस्तों लाइक करें और अपने क्लासमेट के साथ शेयर भी करें। और जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो सब्सक्राइब कर दें और वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दें।